शिक्षणम एजुवर्स में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अध्ययन अनवरत रूप से कर रहे होंगे। जो हमारी एमसीक्यू श्रृंखला चल रही है, उसी में हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आवरण विहीन एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण किसका है? आवरण विहीन एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है, पूछा गया है यूपी बोर्ड 2015 में। आवरण विहीन मीन्स जिसपे कवर नहीं होता, तो ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, अनावर्त बीजियों का या थैलोफाइटा का। इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा थैलोफाइटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है आपसे कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। तो 4 भाग प्रमुख रूप से बताए गए हैं जो पुष्पों में पाए जाते हैं। अब जब आप सहायक चक्र और आवश्यक चक्र को ध्यान से देखेंगे, जो इसमें प्रमुख रूप से भूमिका अदा करता है, तो उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है? तो जंतुओं का, आवर्त बीजी पादप का, अनावर्त बीजी पादप का या शैवाल का। यूपी बोर्ड 2014, 15, 16 में लगातार पूछा गया सवाल। इसमें द्विनिषेचन विशेष लक्षण बताया गया है। तो हम पूरे इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो आवर्त बीजी पादपों का यह प्रमुख लक्षण बन जाएगा, विशेष लक्षण बन जाएगा। 2014, 15 और 16 में लगातार पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 19। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो हम सभी लोगों को पता है कि अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यूपी बोर्ड 2013 और 15 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो हमेशा याद रखिएगा कि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, वहीं अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। देखिए इसको ध्यान से। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। आप सभी लोगों को पता है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। तो सीधी बात है कि परागण पहला दिया हुआ है, दूसरा अंडोत्सर्ग, तीसरा निषेचन या इनमें से कोई नहीं। यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया प्रश्न, तो पॉलिनेशन यानी परागण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो जब आप चित्र बनाते हैं तो सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और बीच वाला जो मध्य का भाग होता है उसको हम स्टाइल या वर्तिका के नाम से जानते हैं। तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और वर्तिका यानी स्टाइल। तो यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। हमारा स्टाइल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 22वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया सवाल है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? तो वृद्धि यानी कायिक जनन द्वारा, दूसरा अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा या स्पोर या बीजाणु निर्माण द्वारा। तो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन द्वारा हम विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन से बिल्कुल उसी की तरह जैसा जीव है वैसा ही जन्म के बाद नए जीव की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा विकास और नई प्रजातियों का जो है अलग अलग सम्मिश्रण देखा जा सकता है। तो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो 23वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। एंजियोस्पर्म्स में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है। 2012 में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीय केंद्रक से, अध्यावरण से, अंडाशय भित्ति से या भ्रूणपोष से। तो अध्यावरण से। ठीक है, एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद, निषेचनोपरांत का मतलब होता है निषेचन के बाद बीज कवच बन जाता है, तो अब अध्यावरण से बीज कवच बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात, 3n याद रखिएगा, लिखा हुआ है द्विनिषेचन की प्रक्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उतक का नाम क्या है? तो एंडोस्पर्म, भ्रूण या मूलांकुर या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिक संलयन के बाद एंडोस्पर्म बनता है। यूपी बोर्ड 2011 में इसका पूछा गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कीट परागण होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कीट परागण होता है मक्का में, बेसिलिनेरिया में। तो पूछा गया है मक्का में, वेलिसिनेरिया में, सैल्विया में या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं सैल्विया कीट परागण का एक प्रमुख उदाहरण है। तो सैल्विया में इसको कीट परागण को देखा जाता है। मक्का में वायु द्वारा परागण होता है और वेलिसिनेरिया में जल द्वारा परागण होता है। जो अधिजल और अधोजल जो इसकी 2 विधियां हैं उसमें हम
प्रमुख रूप से इसको पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड सन 2010 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या है। परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? परागकण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? हम सभी लोग जानते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे थोड़े से। जो हमारा फोर्थ टाइप का अर्धविभाजन था उसमें ऊपर कायिक कोशिका थी और नीचे जनन कोशिका थी, जो इस तरीके से बढ़ गया था, ठीक है। और ये जो एसिमेट्रिक तंतु है बीच में लगा हुआ, इसको हम एसिमेट्रिक तंतु कहते हैं। इसके जो जनन कायिक कोशिका वाला पार्ट है वो ऊपर था, इसको हम कायिक कोशिका का पार्ट कहते हैं, और नीचे वाली को जनन कोशिका का पार्ट कहते हैं। तो जनन कोशिका में मेनली 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 2 नर युग्मक होते हैं। तो अलग अलग हैं, अगुणित हैं, एनएन होते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया कि अगुणित हैं, एनएन है, तो मेनली 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4, 2, 3 या 1, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। यूपी बोर्ड 2010 में ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु बनते हैं यानी परागकणों की बात की जा रही है। लघु बीजाणु बनते हैं किसमें? तो परागकण या लघु बीजाणु दोनों ही सिमिलर चीज़ें हैं, बस नाम अलग अलग हैं। तो परागकण कह दें, पॉलन ग्रेन्स कह दें, या लघु बीजाणु कह दें, माइक्रोस्पोर्स कह दें, बात एक ही है। तो पुमंग में बनते हैं, जायांग में बनते हैं, पुंकेसर में बनते हैं, या परागकोश में बनते हैं। यूपी बोर्ड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, तो सीधे बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा परागकोश, ठीक है। एंथर में बनते हैं, ANTHER, एंथर में बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। पुष्पी पादपों में निषेचन होता है नंबर 1 बीजांड में, दूसरा अंडाशय में, तीसरा परागनलिका में, या भ्रूणकोश में। तो पुष्पी पादपों में निषेचन भ्रूणकोश में पाया जाता है। यूपी बोर्ड 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा डी आंसर जो हो जाए वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रियात्मक पराग मात्र कोशिकाओं से 200 पराग कणों यानी माइक्रोस्पोर्स के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए कि 200 परागकण बन जाएं? तो हमने कल ही आपको बताया था, इसको थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, हमने कल ही आपको यहीं पे समझाया था कि अगर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 परागकण निकलते हैं। तो 100 से कितने निकलेंगे? 400। तो अगर हम एमएमसी की बात करें तो 200 परागकण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए वो हमेशा उसका चौगुना होता है, क्योंकि 4 चैम्बर्स में चीज़ बटी होती है, डिवाइड होती है। तो 200 पूछ रहे हैं तो उसका अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहे हैं, साथ में उसमें पूछ रहे हैं, लास्ट में पूछा गया कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो सीधी बात है, जब 100 से 400 बनेंगे तो 50 से 200 बनेंगे। तो 200 परागकण हमारे पास है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए होंगे? 50, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा इसमें 400, 50, 200 या 100। यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया, अभी सवाल हाल ही में आया, तो 50 इसमें सही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि एक अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 परागकणों को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश के स्फुटन से पहले चिमटी द्वारा पुष्प के परागकोश को निष्कासन करना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बैगिंग, बोरावस्त्रण, विपुंसन, टैगिंग, या पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। देखिए, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण भी नहीं, टैगिंग भी नहीं, बैगिंग यानी बोरावस्त्रण। हमने कहा कि जब हमें कभी भी एक ऐसे कृत्रिम पुष्प की एक तरीके से वांछित लक्षण चाहिए होते हैं जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई दूसरा परागकण बाहर से आकर उसको हानि ना पहुंचा सके। तो इसके लिए हम 2 काम करते हैं। स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन कर देते हैं कि उसमें स्वपरागण ना हो पाए, हम किसी दूसरे पुष्प के जो है लक्षण उसमें चाहते हैं। और एक होता है बैगिंग, जो वर्तिकाग्र के ऊपर बैगिंग कर दी जाती है, एक कागज़ के द्वारा या थैली के द्वारा उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे उस पर किसी दूसरे पुष्प के जो हैं परागकण वो ना पहुंच पाएँ। तो इसमें हम जब चिमटी द्वारा परागकोश को हटाते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी विपुंसन कहलाती है, ठीक है। तो एसिमिलेशन कहलाती है, विपुंसन कहलाती है, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं? तो सह कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, या ये सभी? तो सीधी बात है, अंड कोशिका इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यूपी बोर्ड सन 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि पेरिस्पर्म अवशेष है काहे का, कि किस चीज़ का जो अवशेष है, भाग है, उसको पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो किस चीज़ का भाग है पेरिस्पर्म? तो लिखा हुआ है बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का, या बीजांडकाय का। तो ये जो पेरिस्पर्म है वो हमारा, याद रखिएगा, बीजांडकाय का अवशेष हो जाता है।
जिसको हम परिभ्रूणपोष के नाम से भी जानते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से, परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो बीजांडकाय का जो अवशेषी भाग है, बचा हुआ भाग है, वो बीजांडकाय का होता है, इसको हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है कि 33वां क्वेश्चन है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं कहाँ पर। इसकी जो है लोकेशन पूछी जा रही है, निभाग छोर की ओर, अंड द्वार छोर पर, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 33वां क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर हमारा निभाग हो जाएगा। निभाग की जो ओपनिंग है, कहने का मतलब जिधर उसका सिरा है उसके उधर या उसकी तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि उसकी विपरीत साइड में जो है, उसके विपरीत पोजीशन पर, लोकेशन पर क्या पाया जाता है, सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका पाई जाती है, जबकि बीच में द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं, जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। 34वां क्वेश्चन हो गया कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये यूपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा हेनिंग, हैबरलैंड ने 1902 में, या हैनिंग ने 1904 में, या माहेश्वरी और गुहा ने 1964 में, और चौथा ऑप्शन है स्पूग एवं मिलर ने 1957 में। तो इसका सही उत्तर हमारे सामने ही है, हैनिंग 1904 में इन्होंने भ्रूण संवर्धन किया था सबसे पहले। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहुसंघी दशा पाई जाती है। बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है, तो बाह्य दल पुंज में, जायांग में, पोमंग में, या दल पुंज में। तो याद रखिएगा जायांग भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उसमें बहुसंघी व्यवस्था पाई जाए। बहुसंघी का मतलब है कितने सारे जो चीज़ें हैं, जितने पार्ट्स हैं, उसमें वो डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बाह्य दल में, पुंज में भी नहीं, क्योंकि कैलिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं, दल पुंज में, पेटल्स में भी नहीं ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कोरोला वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, जायांग में भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बचती है पोमंग में कम से कम 4 व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, इसके कारण इसको बहुसंघी दशा कहा जाता है। द्विनिषेचन क्रिया होती है, द्विनिषेचन क्रिया किसमें होगी, तो यूपी बोर्ड 2018 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। शैवालों में, कवक में, आवर्त बीजी पौधों में, अनावर्त बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में। तो हम इसका सही उत्तर करेंगे आवर्त बीजी पौधों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है, तो 4। याद रखिएगा परागकोश है, इसमें जब हम इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे वाइट पेज पे देखिए इस तरीके से, तो ये एक पहला परागकोश, दूसरा। तो अगर पूछा जाए कि इनमें कितनी पालियाँ हैं, तो ये 2 पालियाँ होती है, नंबर 1 और नंबर 2। अगर कोई भी परागकोश केवल एक पाली का है तो उसको हम मोनोथेकस कहते हैं, जबकि हम दोनों पालियों को डाईथेकस कहते हैं। डाईथेकस अंतर है, और उसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो इस तरीके से 2-2 पाए जाते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स हैं, इसकी व्यवस्था इस तरीके से बनी होती है। और ये हमारा जो साइड में नीचे लिखा हुआ ये पुतंतु है, और बीच में जो कनेक्टिव है इसको हम योजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है कि 1 2 3 4, तो 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया। अब अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न कह रहा है कि आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। तो पुंकेसर क्या है, सीधी सी बात है, नर जननांग है, मादा जननांग है, इन दोनों में से दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पुंकेसर, यानी जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, पुंकेसर क्या है, तो याद रखिए पुंकेसर एक पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39वां, पराग कणों का परागकोश एंथर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पे पहुंचाना क्या कहलाता है। तो ऑटोगैमी कहलाता है, जीटोगैमी कहलाता है, जीटोनोगैमी कहलाता है, या क्लिस्टोगैमी कहलाता है। तो इसको हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं जब उसी जाति के पौधे पर जो है उसका परागकणों का पहुंचना होता है, तो हम उसको ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। यूपी बोर्ड 2019 में इसको पूछा गया। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसैक में होते हैं। तो हम जानते हैं कि उसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सप्तकोशिकीय और अष्टकेंद्रकीय कहा जाता है। तो हमारी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र में ये विभाजित रहता है। तो ये सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41वां, अंड उपकरण यानी एग एपारेटस जो होता है के निर्माण में निम्न में से कौन सी रचना आवश्यक है या पाई जाती है, सहायक है। तो अंड या सहायक कोशिकाएं, देखिए सहायक हम सीधी बात बता रहे हैं, जब आप इस तरीके से निभाग के सिरे की ओर प्रतिमुखी कोशिकाओं को तीन तरीके की प्रतिमुखी कोशिका बनाते हैं, नीचे 2 सहायक कोशिका बनाते हैं, बीच में अंड कोशिका बनाते हैं, और बीच में ध्रुवीय केंद्रक। तो याद रखिएगा नीचे जो बीजांड द्वारीय हिस्सा होता है उसमें हम निभाग के सिरे की ओर तो क्या पाया जाता है, अगर पूछा जाए कि निभाग के सिरे की ओर क्या पाया जाता है, तो प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि ऊपर की ओर स्थित होती हैं, जबकि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर तो 2 सहायक कोशिका, बीच में अंड कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंड उपकरण,
के निर्माण में निम्न में से कौन सी रचना सहायक है? तो जो सहायता करती है तो अंड और दूसरा सहायक कोशिका। बाकी किसी ऑप्शन को देखने का मतलब ही नहीं बनता है अगर आपको चित्र सही से याद है तो। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंड एवं सहायक कोशिका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का 42वां, और ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि साल्विया में परागण होता है। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 42वां भी कि 2019 में यूपी बोर्ड में पूछा गया कि साल्विया में। तो हमने कहा था कीट परागण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो साल्विया का है। इसलिए जल द्वारा तो वेलिसिनेरिया याद रखेंगे, वायु द्वारा तो मक्का है, गेहूँ है, इनको याद रखेंगे। कीट द्वारा है तो साल्विया का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो हम इसमें कीट द्वारा परागण इसको सही कर देंगे। तो आज चैप्टर नंबर 1 के जो MCQs की सीरीज़ थी वो समाप्त हुई। नेक्स्ट चैप्टर में आपको MCQ सीरीज़ देने का प्रयास करेंगे और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपकी ये जो सीरीज़ है वो आपको हेल्प कर रही होगी, आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते चलिए, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य एक बेहतरीन रिजल्ट लाना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक लिए ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। शिक्षण मेजवर्स और TSC ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।